नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया में जारी वर्ल्ड वॉर के बीच महायुद्ध लड़ रहे दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान आज अपनी बात कहने के लिए टीवी9 भारतवर्ष पर है। आज आपका चैनल टीवी9 भारतवर्ष जंग की खबरों में विस्फोटक खुलासे कर रहा है। पहली बार आपको पता चलेगा कि अजरबैजान के पर्दे के पीछे कौन कौन से देश जंग में उतर चुके हैं। आज आपको पहली बार पता चलेगा कि जंग की ये छोटी सी चिंगारी कैसे धीरे धीरे बहुत बड़ी आग बन चुकी है और रूस जैसा देश अब किसी भी वक्त इसमें सीधे दखल दे सकता है। आज आपको पहली बार पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के मैदान तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम आपको विश्व युद्ध के मैदान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, विश्व युद्ध के विध्वंस के वीडियो आप तक लेकर आएंगे, जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है ये भी आपको बता दें। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अचल कुमार मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, आर्मेनिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं, बहुत अहम है इनसे बात करना। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। और एक बेहद ही खास मेहमान अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पीटीआई के नेता हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सबसे बात हो उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने आर्मेनिया के एम्बेसडर से बात की है और उनका क्या कहना है और उनसे भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग की 10 बड़ी और विस्फोटक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन 10 वीडियोस को देखिए आप और आपको पता चलेगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग कितनी भयंकर होती जा रही है। वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 वीडियो आपके सामने। दिन हो या रात, रिहायशी इलाका हो या युद्ध क्षेत्र, हर जगह गोलीबारी हो रही है, हर जगह बम बरस रहे हैं, कोई समय की सीमा नहीं है। आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तो जमीन पर टैंकों को विध्वंस किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना विध्वंसक हो चुका है ये युद्ध। और चलिए इन तस्वीरों को तो हम दिखाते रहेंगे आपको, और इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपके सामने आएंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। आर्मेनिया का प्लेन उड़ा दिया है अजरबैजान ने। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, हवा में उड़ते प्लेन को अजरबैजान ने उड़ा दिया। तस्वीरें देखिए कैसे ही आर्मेनिया का प्लेन जा रहा था और अजरबैजान ने कैसे इसको हवा में ही आग के गोले में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर है आर्मेनिया के प्लेन की, जिसको अजरबैजान ने निशाना बनाया और हवा में ही आग के गोले में तब्दील कर दिया। धू धू कर जल गया ये प्लेन और जमीन पर ऐसे ही जलते हुए गोले के रूप में गिर गया। ये है युद्ध क्षेत्र। दुनिया का इस वक्त एक हिस्सा युद्ध क्षेत्र में बदला हुआ है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, नागोर्नो काराबाख, उसके लिए दो देश जंग लड़ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया। अभी हम आपको दिखा रहे थे एक प्लेन, अब देखिए कैसे युद्ध के मैदान में एक हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। तस्वीर देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे थे अभी एक प्लेन को आग के गोले में तब्दील कर दिया गया, वैसे ये हेलीकॉप्टर, ये भी आर्मेनिया का है, जो जमीन पर आग के गोले में तब्दील होकर गिर पड़ा, धराशायी हो गया, क्योंकि ये अजरबैजान का निशाना बन गया। दो तस्वीरें, एक तरफ प्लेन है, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर है। ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं कैसे ये रण बहुत भीषण हो चुका है और ये दुनिया को कभी भी विश्व युद्ध की आग में धकेल सकता है। वैसे भी दुनिया में कई मोर्चों पर काफी तनाव है, चाहे एलएसी हो, चाहे चाइना और ताइवान हो, चाहे ग्रीस और टर्की हो, सऊदी अरब और ईरान हो, कहीं ना कहीं ये सारे देश बहुत तनाव के बीच इस वक्त खड़े हैं। और उस बीच इस तरह का युद्ध, जहां अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश दोनों गुटों में बढ़ते नजर आ रहे हो, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब हालात बहुत तनावपूर्ण हो चुके हैं, स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है और एक गलती और दुनिया वर्ल्ड वॉर में चली जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी। क्योंकि रशिया जैसा देश अगर यहां पर कूद जाए सीधे जंग में, जो बहुत 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 भयंकर होगा। टर्की तो एक तरफ आ ही चुका है,
इस बीच एक और खबर आपको बताएं, अजरबैजान के राजदूत ने टीवी9 भारतवर्ष से बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनसे अभिषेक उपाध्याय ने, और यह कहा है आर्मेनिया के राजदूत ने कि कई तरह की फेक न्यूज, ये कहा है अजरबैजान के राजदूत ने। हमने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के राजदूतों से बात की है और ये अजरबैजान के राजदूत ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा है कि आर्मेनिया कई तरह की फेक न्यूज फैला रहा है। सुनिए। They also allege that Turkey has shot down Su-25 with its F-16 fighter jet, and Turkey is supporting you. So Turkey has shot down, and this is going to escalate the situation. How do you respond to this? This is total fake news, and there are multiple fake news disseminated by Armenia. Azerbaijan is grateful for Turkey for supporting it from the first hours of this conflict. तो आर्मेनिया बहुत तरह की फेक न्यूज फैला रहा है और टर्की पहले घंटे से अजरबैजान के साथ खड़ा है। अभिषेक, और क्या कहा उन्होंने, इस बात का क्या मतलब निकालें? देखिए, अजरबैजान के जो राजदूत हैं उनका ये कहना है कि टर्की हमारे साथ खड़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि टर्की हमको मॉरल सपोर्ट दे रहा है। वो बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि अजरबैजान जो है वो अकेले ही सक्षम है। उनका कहना है कि हम उनसे 1/3 हैं पॉपुलेशन में, हम 1 करोड़ के करीब हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख के करीब है। यानी कि ये 3 मिलियन और 10 मिलियन का फासला है। हम खुद ही सक्षम है उनसे निपटने में। वो मान नहीं रहे हैं कि टर्की उनके साथ आ गया है, वो मान नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान उनके साथ आ गया। तो इसका सीधा सा आशय ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि आर्मीनिया भी एलाइज को अपने साथ लाए। वो स्पेस उसको, वो जस्टिफिकेशन उसको मिले कि वो भी अपने एलाई को उसके साथ लाए। एक तरह का प्रॉक्सी वार की स्थिति है, यानी कि अजरबैजान के साथ जो है वो प्रॉक्सी के तौर पर है। तो अभिषेक, इसका एक मतलब यह भी है कि एक युद्ध हो रहा है युद्ध क्षेत्र में और एक युद्ध इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है, दोनों तरफ से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ताकि सामने वाले की पोजीशन को कमजोर किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज के इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन वार बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लगातार चल रहा है। देखिए, लगातार आर्मीनिया कह रहा है कि टर्की ने ISIS के लड़ाके भेज दिए हैं, पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये क्लियर कह रहा है। और ये अजरबैजान की ओर से कहा जा रहा है कि सब फेक न्यूज है, हम खुद ही सक्षम हैं। ठीक है अभिषेक, आता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर। टर्की का बड़ा बयान आया है इस जंग पर, और जो बात यहां पर कह रहे हैं आर्मेनिया के एम्बेसडर, टर्की उस बात को काट रहा है। टर्की साफ कह रहा है कि आर्मेनिया पीछे हटेगा तभी जंग रुकेगी। एर्दोगन ने कहा है, जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, और उनका रुख बताता है कि किस तरह से टर्की कितने लेवल तक इन्वॉल्व है। अजरबैजान की जमीन खाली करे आर्मेनिया, ये एर्दोगन ने कहा है। और मैं अचल जी आपके पास आऊंगा। अचल जी, टर्की के सवाल पर अजरबैजान के एम्बेसडर तो गोल मोल जवाब देते गए, लेकिन क्या वाकई टर्की अभी केवल मॉरल सपोर्ट तक ही सीमित है इस युद्ध में? आपको भी लगता है ये? देखिए गौरव, बात ये है कि 30 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 2 देशों के बीच में ही रहा है और इसे बहुत बखूबी रिजॉल्व तो नहीं कर पाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, अमेरिका, USA, फ्रांस, इन सब ने मिलकर इसको मैनेज किया है। 2016 में भी जो है युद्ध भड़का था वहां पे। लेकिन अगर ये खबरें सच हैं कि टर्की सीरियन आईसिस के मर्सनरीज को इस युद्ध में भेज रहा है, जो कहीं आर्मेनिया की तरफ से ये खबर नहीं सर, ये तो कहा है आर्मेनिया के एम्बेसडर ने हमसे बातचीत में कहा है। तो अगर ये सच है तो समझ लीजिए कि इसकी डायमेंशन पूरी तरह से बदल गई है। क्योंकि टर्की फ्रॉम डे 1, जैसा कि एम्बेसडर अजरबैजान के कह रहे हैं, वो मॉरल सपोर्ट देता आ रहा है। मैं ये खबर अपने दर्शकों को बता के आता हूं सर आपके पास। आपने जो बात कही है इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर। टर्की ने किस तरह से इस युद्ध को खतरनाक मोड़ दे दिया है, ये जानिए अब। टर्की ने ISIS के लड़ाकों को सीधे मैदान में उतार दिया है। बड़ी संख्या में बगदादी के लड़ाके अब इस युद्ध में मैदान में उतर चुके हैं। ISIS के आतंकवादी जो सीरिया से और लीबिया से पेरोल पे लाए गए हैं, उनको हायर किया गया है 3 महीने के लिए। अजरबैजान के समर्थन में लड़ रहे हैं ये आतंकी। और अचल जी, अब तो बात मुहर लगती है इस बात पे फिर तो? हाँ नहीं, अगर बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें जो आर्मीनियंस ने जो आईसिस जिनको मार के गिराया जमीन पर पड़े हुए, उनकी शक्लों सूरत से और उनके डॉक्यूमेंट से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये आईसिस के बाशिंदे हैं जो पेरोल पे, जो मर्सनरीज के तौर पे आए हैं यहाँ लड़ने के लिए। तो यही चीज है जो इस बार इस कॉन्फ्लिक्ट को एक टोटली नई डायमेंशन दे रही है। अब
प्रॉब्लम ये है कि टर्की जो है नेटो का भी मेंबर है, तो मुझे लगता है कि इस समय नेटो पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टर्की को रेन इन करे, टर्की पे जोर डाले कि भैया इस तरह की बातों से। नहीं, मैं अचल जी इसके आगे की बात करूंगा आपसे। जोर डालने के आगे की बात अब इसलिए होगी क्योंकि जिस तरह से अब वर्ल्ड की अपील के बावजूद, विश्व के कई बड़े देशों की अपील के बावजूद जब ये दोनों देश 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है तो ये जंग अब किधर जाकर खड़ी होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, गुरमीत जी आपका रिएक्शन चाहूंगा आपसे, आप भी एक वेटरन है, लेकिन उससे पहले एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं, और खबर यह है कि अब आर्मेनियन महिलाओं ने भी हुंकार भरी है। देश को बचाने के लिए आर्मेनियन महिलाएं भी आगे आ गई हैं और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन दिया है। आर्मी ज्वाइन करने के लिए महिलाओं की लाइन लग गई है आर्मेनिया में। आर्मेनिया की राजधानी में चल रहा है ये रिक्रूटमेंट। तस्वीरें देखिए, खुद आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस, उन्होंने ये अपील की थी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी युवा देश छोड़कर ना जाए, हमें आपकी जरूरत है। और उनकी अपील का असर आर्मी ज्वाइन करने के लिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो सामने आकर खड़े हो गए हैं कि उन्हें ज्वाइन करना है। गुरमीत जी, इसका क्या मतलब है? इसको आप कैसे देखते हैं और ये भावना उस देश के वासियों में क्या बताती है आपको? देखिए, एक बात पक्की है कि ये जो लड़ाई का स्तर है ये ऊंचा चला गया है। इसके अंदर में आरटी, टैंक, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयरक्राफ्ट सभी हो गए हैं और आर्मेनिया ने अपने आप को जो नेशनल डिफेंस और पेट्रियोटिज्म है उसके ऊपर में उतार दिया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो टर्की है इसने इंटरवेंशन किया है और ये इसकी सदा ही पॉलिसी एक डिनाल की रही है और जिस प्रकार से इसने मर्सनरीज और ISI के लोगों को इसमें उतारा है। अगर आप एक चीज देखें तो पाकिस्तान, टर्की और चाइना की हर एक हरकत में वही चीजें हैं, वही प्रॉक्सी वॉर है, वही डिनाइल है, वही टेररिज्म का एक सहारा लेने की कोशिश है। मैंने तो इस इलाके के अंदर में नॉर्थ वेस्ट ईरान में साकेत सेक्टर में 1 साल UN मिलिट्री ऑब्जर्व का काम किया है। तो मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है जो आपने शुरू में कहा था नगोर्नो काराबाख की प्रॉब्लम है, ये एथनिक और टेरिटोरियल इशू है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और हिस्ट्री में कई क्लैशेस भी हमें देखने को मिले हैं, लेकिन क्या इस लेवल का क्लैश कभी हुआ है या ये वॉर अब बहुत आगे जा चुकी है उन क्लैशेस से? एक छोटा सा रिएक्शन आपका गुरमीत जी। गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी ये इसका जो स्तर है आगे बढ़ गया है और इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर है जैसे रशिया, टर्की, ठीक है, मैं आता हूं सर, आता हूं। एक खबर और बता दूं अपने दर्शकों को, जो आप कह रहे हैं उसी को साबित करती है एक और बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अभी तक इस जंग में। आर्मेनिया के 340 टैंक, 300 UAV बर्बाद हो चुके हैं, 210 सैन्य वाहन, 50 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है अजरबैजान की तरफ से। 2 S-300 सिस्टम है जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 19 हेलीकॉप्टर हैं, 9 एयरक्राफ्ट हैं, 19 रॉकेट लॉन्चर हैं, इन सब को नष्ट कर दिया है अजरबैजान ने। और उससे कहीं ज्यादा जो नुकसान है वो है सैनिकों का। ये तस्वीरें जो हमने धुंधली की हैं ताकि आप विचलित ना हो इनको देखकर, शत विक्षत शव हैं अजरबैजान की तरफ से ढेर किए गए आर्मेनिया के सैनिकों के। 3200 सैनिक और 2000 नागरिकों की मौत हो गई है वहां पर। मैं आपके पास आऊंगा, आप यहां पर राजन जी, क्या लगता है आपको ये जो नुकसान है अब ये और बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अभी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि जो फ्रांस के जर्नलिस्ट थे उन्होंने इंटरव्यू किया है। ये कंफर्म हो चुका है कि वहां पे सीरिया इदलिब से ISI के टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स आए थे और उसको टर्की ने भेजा था। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई हो चुके हैं, फ्रांस से और रशिया से भी। और जहां तक जो बड़ी शक्तियां हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस युद्ध को, जंग को किसने शुरू किया? इसको अजरबैजान ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि वो चाहता था कि जो नागोर्नो काराबाख का एरिया है वो उसको वापस ले ले। और इसमें किसके जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो टर्की है। एक आपने बहुत बड़ी बात कह दी। राजन जी मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ याकूब जी हैं PTI से, उनसे एक रिएक्शन ले लूं। याकूब जी, तब तो आप उसको समर्थन कर रहे हैं जिसकी तरफ से आतंकवादी लड़ रहे हैं, ISIS के लड़ाके जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं, आप भी उसी को समर्थन कर रहे हैं, आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए गौरव जी, स्टेट पॉलिसी तो यही है ना कि स्टेट लेवल पे, हमारी स्टेट लेवल पे तो अजरबैजान को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब से एग्री करते हुए इसको आगे बढ़ाऊंगा
कि कन्वेंशनली अभी जो भी वॉर है कन्वेंशनली चल रही है, लेकिन सब कन्वेंशनली अगर टर्की ने इसको जिहाद का ऐलान कर दिया और वॉलंटियर्स को वहां पे भेज दिया और हर तरफ से मुसलमानों को ये कहा कि वहां जिहाद और वहां पे जाके लड़े, तो वही वो सोवियत वाला नहीं वो तो अगर सर उन्होंने दोबारा एक बात बताइए, फिर क्या पाकिस्तान आईएसआईएस का समर्थन कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात देखिए स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको सब नहीं, कन्वेंशनली कह स्टेट रहा हूं लेवल कि पर जब नहीं हो रहा, लेकिन एमईए ने अजरबैजान को समर्थन किया है। अजरबैजान के समर्थन में टर्की आईएसआईएस के आतंकी भेज रहा है, जो कि कंफर्म हो चुका है। आपने सुना, एक पैनलिस्ट बता रहे हैं, फ्रांस के जर्नलिस्ट के हिसाब से वो खबर आ रही है। तो खेमा तो एक ही है, आप उसको चाहे कोई भी गोल गोल बातों में किधर भी आप साबित करने की कोशिश करें। मैं आपको वही बात आगे बढ़ा रहा हूं आपकी कि अगर ये जिहाद डिक्लेयर कर दिया गया, अभी तो आईएसएस से आए हैं, फिर कहीं और से आएंगे, फिर दूसरे मुल्कों से आ जाएंगे, सेंट्रल एशिया के मुसलमान मुल्कों से, तब ये वॉर बहुत डेडली हो जाएगी। तो अरे इसको सर, मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। वॉर तो ऑलरेडी डेडली हो चुकी है। मैं आता हूं आपके पास, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या आप समझ के भी उस पर आंसर नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आता हूं, लेकिन इस बीच अजरबैजान के राजदूत ने जो टीवी भारतवर्ष से कहा है, मैं वो बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। आर्मेनिया के अजरबैजान के राजदूत ने कहा है कि उकसावे की कार्रवाई करता रहा है आर्मेनिया, अजरबैजान के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, और इसके अलावा हम 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और ये लड़ाई आज की नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। I am with me Dr. Ashraf Sheikhalio, Azerbaijan ambassador to India. Sir, my first question to you is that what is the current situation in Nagorno-Karabakh area? Situation is that the current leadership of Armenia started another provocations against Azerbaijan. Azerbaijan has lost about 20% of its territory to aggressor Armenia, and for almost 30 years we are negotiating the return of the territories. तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, अजरबैजान आर्मेनिया पर, आर्मेनिया अजरबैजान पर। इस बीच आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान को बड़ा नुकसान हुआ है, वो आपको बताते हैं। अब तक 103 यूएवी नष्ट हो चुके हैं, 13 हेलीकॉप्टर, 3 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं अजरबैजान के। 1,500 जवान और 900 नागरिकों की भी मौत हुई है अजरबैजान के। 210 सैन्य वाहन, ये ब्रेकिंग देखते रहिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 1500 सैनिक, 900 नागरिक जो नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई इस जंग में। अजरबैजान के 210 सैन्य वाहन, 5 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद कर दिए आर्मेनिया ने अजरबैजान के, और बड़ा काउंटर अटैक आर्मेनिया ने किया है अजरबैजान पर। ड्रोन तक को उड़ा दिया है आर्मेनिया के मिसाइलों ने, तबाही मचा दी है वहां पर। अजरबैजान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ड्रोन भी गिरा दिए हैं। 103 यूएवी नष्ट किए हैं आर्मेनिया ने अजरबैजान के। लेकिन दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि नुकसान हमें भी बहुत हुआ है और हमने सामने वाले, हमारी कोई गलती नहीं, सामने वाले की गलती है। आर्मेनिया का अजरबैजान पर बहुत बड़ा काउंटर अटैक भी है। अजरबैजान के ड्रोनों को उड़ाया गया है, मिसाइलों ने तबाही मचा दी है वहां पर। यह तस्वीर देखिए कैसे आर्मेनिया ने अजरबैजान का ड्रोन उड़ा दिया। ये ड्रोन जो कि कहा जा रहा है कि टर्की की तरफ से मिले हैं अजरबैजान को, वो ड्रोन उड़ा दिया अजरबैजान का आर्मेनिया ने। अभी आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर आर्मेनिया का एक प्लेन और हेलीकॉप्टर अजरबैजान ने उड़ा दिया था, और अब देखिए कैसे आग के गोले में अजरबैजान का ड्रोन तब्दील हो चुका है। तो दोनों तरफ से भीषण रण चल रहा है। राजन जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से आपका एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। आप क्या बताना चाह रहे हैं? जो बात यहां पर मैंने पूछी यहां पर याकूब साहब से, वो कह रहे हैं कि नहीं, टर्की ने अगर इसको जिहाद का रूप दे दिया तो बात अलग हो जाएगी। टर्की तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आईएसआईएस के लड़ाके बेचकर इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर ही रहा है। अब बिल्कुल इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है, क्योंकि रशियन सोर्सेज को आप देखेंगे, फ्रेंच और वेस्टर्न सोर्सेज को देखेंगे। मैं यह भी बता दूं कि वेस्टर्न कंट्री जो थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, पहले अजरबैजान को सपोर्ट करते थे टर्की के साथ, लेकिन अभी वहां का माहौल बदल चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि जो युद्ध की शुरुआत की है वो अजरबैजान ने की है। हालांकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ जो हेलीकॉप्टर इसकी बात हो रही है उसमें थोड़ा सा उसको अभी कंफर्म नहीं किया रशियन और फ्रेंच सोर्सेज ने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये अजरबैजान ने शुरू किया है, क्योंकि वो आर्मीनियन को वहां से निकालना
चाहते थे। और जहां तक आर्मीनिया की बात है तो मैं बता दूं, आर्मीनिया CSTO एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर है। CSTO जो यूरेशियन एरिया है वहां पे नाटो के तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रशिया और आर्मीनिया और दूसरे नहीं देश तो नाटो में तो टर्की भी शामिल है, नाटो में तो टर्की भी शामिल है। मुझे एक चीज बताइए, आज रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग की भी बात आ रही है, वो कितना अहम है और उसमें क्या पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा अब आर्मेनिया के लिए सीधे लड़ाई में आना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अब पुतिन को आर्मीनिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं यह भी बता दूं कि पुतिन का प्रभाव अजरबैजान के लीडर पे भी है और उन्होंने अभी दोनों देशों से बात की और टर्की को भी पता है कि टर्की रशिया के विरोध में ओपनली वॉर में नहीं जा सकता। चलिए उसी से जुड़ी एक खबर अपने दर्शकों को बताते हैं राजन जी, फिर आता हूं अपने पैनल के पास। और खबर यह है कि दोनों पर रूस की पैनी नजर बनी हुई है, जो राजन जी कह रहे थे। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग को लेकर चर्चा की गई है। तस्वीरें उसी मीटिंग की। वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं से निपटने पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में और यह मीटिंग बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इसके बाद पुतिन कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और पुतिन के बड़ा फैसला लेने का मतलब कि यह वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। तो रूस का रोल सबसे बड़ा क्यों है? रूस क्यों इस पूरी जंग में बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है या निभा सकता है, यह आपको बता रहे हैं। रूस और आर्मेनिया दोनों गहरे दोस्त हैं। आर्मेनिया और रूस, आपको पता भी है किस तरह से रूस अभी तक सपोर्ट दे रहा है आर्मेनिया को, लेकिन सीधे नहीं आया सामने, लेकिन कभी भी आ सकता है। आर्मेनिया और रूस के बीच रक्षा संधि है और आर्मेनिया में रूस का एक मिलिट्री बेस भी है, सैन्य अड्डा भी है। युद्ध की स्थिति में रूस मोर्चा संभाल सकता है। टर्की के कूदने के बाद रूस के साथ छद्म युद्ध का खतरा भी बढ़ चुका है। विवादित इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं, हर देश का इंटरेस्ट है इसमें और रूस को इलाके के स्थायित्व को लेकर भी चिंता है क्योंकि CSTO का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया और उसके ऊपर प्रेशर है कि अपने संगठन के देशों की रक्षा करे। लेकिन अचल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि रूस के पास विकल्प ज्यादा नहीं बचे हैं और पुतिन को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाएगा? देखिए गौरव, मैं एक दो आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब दूंगा। एक दो छोटी छोटी बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे राजन साहब कह रहे थे कि ये आर्मीनिया के पास कोई रीजन नहीं था इस वार को प्रवोक करने के लिए, क्योंकि आर्मीनिया इज सिटिंग टाइट इन नागोर्नो कराबाख और उसके अलावा अजरबैजान की 7 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी उसकी इस समय कब्जा है। तो ये प्रोवोकेशन डेफिनेटली अजरबैजान से है। ये पॉइंट नंबर 1 जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी, आपने CSTO की बात करी, ये ठीक है कि आर्मीनिया उसका मेंबर है, लेकिन जब तक ये वॉर, क्योंकि CSTO जो है ना नागोर्नो कराबाख के ऊपर लागू नहीं होती है, नागोर्नो कराबाख रिकॉग्नाइज नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि अब हमले तो आर्मेनिया की मेन लैंड पे हो रहे हैं सर, आर्मेनिया के राजधानी के पास हो रहे हैं। अभी मेन लैंड पे जब तक नहीं पहुंचेगी ये वॉर, स्पिल ओवर नहीं होगी, तो CSTO को इन्वोक नहीं किया जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से। खैर, आपने पूछा रूस का। देखिए, रूस के लिए आर्मीनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान ये उसका बैकयार्ड है और इसको वो नियर अब्रॉड बोलता है और स्फीयर ऑफ नेचुरल इन्फ्लुएंस बोलता है। रशिया फिलहाल नहीं चाहता कि वो बिटवीन अजरबैजान और आर्मीनिया के। चलिए, मैं आपकी इसी बात को यहां पर अब इंडिया के साथ जोड़ता हूं सर। आप कह रहे हैं कि रशिया नहीं चाहता कि ये वॉर एस्केलेट हो, लेकिन अब इंडियन इंटरेस्ट क्या है उसकी बात करते हैं। अजरबैजान के राजदूत से हमने लगातार बात की है और अजरबैजान के राजदूत ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा है, अब आपको एक बार फिर बताते हैं। लगातार टुकड़ों में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़ी बातें हैं। एक और बड़ी बात, अजरबैजान ने कहा है कि हमें भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है और हमारी संप्रभुता का सम्मान करेगा भारत, ये अजरबैजान के राजदूत ने कहा है। What do you expect from Indian side in this contest, and basically so that there could be a peaceful resolution? We would expect India to demand from Armenia respect to UN Security Council resolutions that are pending from 1993 that demand withdrawal of the occupying Armenian forces from the territory of Azerbaijan, and we would be expecting India to support the territorial integrity of Azerbaijan within its internationally recognized borders.
और एक और बड़ी खबर, अजरबैजान के राजदूत तो कह रहे थे कि भारत से उनको बहुत उम्मीद है, लेकिन यूएन से भी जो उनको उम्मीद है वो कहीं ना कहीं यहां दिखता हुआ। यूएन ने आगाह किया है आर्मेनिया और अजरबैजान को कि तुरंत शांति बहाल करें दोनों देश, बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता शुरू करें, यह यूएन की तरफ से कहा गया है। तो यूएनएससी में भी इसको लेकर चर्चा हो चुकी है और यूएन से फिर कहा गया कि आप जल्दी से दोनों देश इस वॉर को खत्म कीजिए और शांति बहाल कीजिए, लेकिन कोई असर नहीं है दोनों देशों पर, वॉर में कोई कमी नहीं आई है। आइए अब आप देखते हैं कि यूएन का ऑर्डर क्या है, आर्मेनिया और अजरबैजान के लिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र से क्या संदेश दिया गया है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। यूएन महासचिव ने आर्मेनिया अजरबैजान को शांति बनाने के लिए कहा है, कहा कि नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग तत्काल रोके दोनों देश, आपसी बातचीत से मुद्दे का हल निकाला जाए, लड़ाई में बल प्रयोग सही नहीं है, यह स्थिति रुकनी चाहिए। रूस और अमेरिका जो कि बहुत पावरफुल कंट्री हैं दोनों, इन दोनों देशों से तत्काल अपील की, दोनों देशों ने भी शांति की अपील की है। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है गुरमीत जी, यूएन की इस अपील को, कि आप कह रहे हैं कि आपने उस इलाके में काम भी किया है और यूएन की अपील नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है इन दोनों देशों पर, क्या आपको लगता है कि इस अपील का कोई असर होगा या आपको लगता है कि नहीं ये वॉर एस्केलेट होगी? देखिए, इस मौजूदा स्थिति के अंदर में ईरान ने भी, रशिया ने भी और यूएन ने खास तौर पर कहा है कि ट्रूस किया जाए, लेकिन जो भी लड़ाई है ये ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसके अंदर में एक कन्वेंशनल लड़ाई भी है, एक हाइब्रिड लड़ाई भी है और जो स्थिति है वो बहुत गंभीर और तनावपूर्ण है। देखिए, अभी ऐसा है कि इस लड़ाई के अंदर में जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिस प्रकार रशिया, टर्की, ईरान और थोड़ी देर के बाद में देखिए इजराइल, यूएस और फ्रांस ने तो ऑलरेडी सीधे रूप पर। अच्छा ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन पाकिस्तान का भी जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ट्रूस की कोई अपील नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन है अजरबैजान को। तो याकूब साहब, क्या आप भी यूएन की इस अपील के साथ खड़े हैं कि दोनों देशों को तुरंत बातचीत के टेबल पर आना चाहिए? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का हमारी तरफ से वो तो वही है। देखिए, मैं अगेन गौरव जी, क्योंकि मेरी पोजीशन सेंसिटिव हो जाती है तो मुझे स्टेट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर मैं इंडिपेंडेंटली आपको वो कर रहा होता तो मैं जरूर आपको बहुत कुछ खुल के बात कर सकता, लेकिन बात यही है कि ऑफिशियली तो यही कहा जाएगा कि जैसे जो इंडिया अभी तक आर्मेनिया को सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन बड़े मोहतात तरीके से, लेकिन पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खुल के आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टर्की की वजह से खुल के आ रहा है। तो मसला ये है कि अभी तो पाकिस्तान टर्की की वजह से खुलकर साथ में क्यों आ रहा है? टर्की अलग कंट्री है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी क्या टर्की से पूछ के बनाता है क्या? देखिए, पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों से देखा हो तो पाकिस्तान की पॉलिसी में भी शिफ्ट जरूर आ रहा है, और खासतौर पे कुआलालंपुर समिट के बाद जिसमें पाकिस्तान नहीं गया था, तो मलेशिया और एक नया ब्लॉक कहीं से फील होता है कि बन रहा है, जिसमें जाहिर बात है आपको। फिर तो सर आपकी ईमानदारी को सलाम है सर, फिर तो आपकी ईमानदारी को सलाम है। आप साफ कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज का खलीफा टर्की बनना चाहता है और टर्की का पिछलग्गू पाकिस्तान बन गया है। ये तो आपने बता दिया इशारों में। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ा वीडियो, एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है सामने और वो बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसे अजरबैजान से छोड़ा गया एक रॉकेट एक घर की छत पर गिरता है और घर की छत को तोड़ देता है। BM-30 रॉकेट घर के बाहर जमीन में धंसता है। गनीमत है कि रॉकेट फटा नहीं, वरना क्या तबाही होती, उस घर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता, आपकी कल्पना से भी परे होता। रॉकेट गिरने से छत में एक बहुत बड़ा होल बना है, लेकिन धमाका नहीं हुआ। यह अजरबैजान से छोड़ा गया रॉकेट कैसे एक घर की छत पर गिरता है, घर के छत को तोड़ देता है, लेकिन धमाका नहीं होता, फटता नहीं है रॉकेट। ये तस्वीरें आप देखिए तो इस युद्ध में पता नहीं ऐसी कितनी कितनी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और लेकिन जो बात यहां पर याकूब साहब कह रहे थे, अचल जी, जो बात यहां पर याकूब साहब कह रहे थे, इस बात को आप समझ रहे होंगे बेहतर। वो साफ कह रहे हैं क्योंकि टर्की खड़ा है इसलिए पाकिस्तान खड़ा है, यानी टर्की जहां जाएगा पाकिस्तान उसके पीछे पीछे जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं याकूब साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने इतनी बेबाकी से इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक एक नया ब्लॉक खड़ा कर रहा है, जो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जाहिर है कि वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। अब उन्होंने, पाकिस्तान ने इसके प्रो कॉन्स जो है अपने आप से डिसाइड कर लिए होंगे, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान हैज एग्रीड टू प्ले अ सेकंड फिडल
जिसे कहते हैं ना कि आप टर्की लीडरशिप में होगा, पाकिस्तान उसका साथ देगा। अगर ये उनके हुक्मरानों को ये पोजीशन और ये परिस्थिति मंजूर है तो फिर ये उनका सॉवरेन राइट है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये मानना कि इस्लाम डिवाइडेड जो पहले था शिया सुन्नी लाइंस पे, अब लीडरशिप के इशू पे भी फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये एक भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में हम सब लोग बात करते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से ये नहीं, लेकिन फिर उसमें एक एंगल ईरान का भी तो आता है सर। फिर शिया कंट्री का एक एंगल आता है ईरान का। ईरान तो अजरबैजान के खिलाफ खड़ा है। देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए ईरान की पोजीशन टोटली डिफरेंट है। हाँ। ईरान थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो शिया मुस्लिम मेजोरिटी है। हाँ। अजरबैजान भी शिया मेजोरिटी है वहां पे। तो आप कहेंगे कि 2+2=4 तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। हकीकत ये है कि ईरान जो है उसको अजरबैजान के इरादों का खतरा है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट ईरान है जहां जनरल साहब ने सर्व भी किया है, वहां पे एक बहुत बड़ी अजहरी पॉपुलेशन है जो टर्किश लैंग्वेज बोलती है। ठीक बात और है। एक अजरबैजान बाकू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। जिसे साउथ अजरबैजान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो जो है अजरबैजान और नॉर्थ वेस्ट ईरानियन के मर्जर की बात करती है, एक ग्रेटर अजरबैजान बनाने की बात मतलब करती है। ये ईरान का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जिस वजह से वो इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ खड़ा दिखता है। एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज आती हैं अजरबैजान के पास, लेकिन ईरान नहीं आता उधर। मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन एक और खबर हम आप अपने दर्शकों को बताएं, जो कि अजरबैजान के राजदूत के साथ बातचीत के बाद निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि आर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे हमले में आर्मेनिया के टैंक, डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। अजरबैजान के राजदूत ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। Armenian forces, Armenian government, they are claiming that they have inflicted very heavy casualties on Azerbaijan forces. What is your report, sir? Our report is that there are heavy casualties on Armenian side. Of course, both sides are having casualties. Armenian losses are 200 tanks and armed vehicles as of now, 228 artillery mounts, multiple launch rocket systems and mortars, 30 air defense systems. तो महाविस्फोट की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अजरबैजान का एक और दावा है। अजरबैजान ने कहा है कि आर्मेनिया के हथियार हमने जब्त किए हैं और उस जब्त हथियारों में सर्बियाई स्नाइपर राइफल शामिल हैं। तस्वीरें देखिए। कोड 6P50 12.7 mm की भारी मशीन गन उन हथियारों में शामिल है। तो ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें उस वॉर जोन की, जहां पर गोला बारूद बम बरस रहा है और हथियारों के हथियार जब्त किए जा रहे हैं। ये तस्वीर वहां की एक और आपको जो हम सामने दिखा रहे हैं। इस महाविस्फोट की ब्रेकिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आपके सामने है। मैं गुरमीत जी आपके पास आऊंगा। गुरमीत जी, क्या लगता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने उस जोन में सर्व भी किया है, एज किसके पास है इन दोनों कंट्रीज में से? देखिए, इस प्रकार है कि रशिया की मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में। हाँ। और जो टर्की है इसने बिल्कुल डायरेक्ट सपोर्ट और इंटरवेंशन का सोच लिया है अजरबैजान की तरफ में। पाकिस्तान जिस प्रकार पाकिस्तान के ने कहा था अभी कि खुलकर इस लड़ाई में आगे हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान खुल के चाइना की प्रॉक्सी के अंदर में और कोल्यूजन में है और खुलकर जिस प्रकार। सर, आपने मुझे क्लू दे दिया बहुत बड़ा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास चाइना से जुड़ी हुई। मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं उस खबर के बाद। और खबर यह है कि LAC पर चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। एक बहुत बड़ी खबर। आर्मेनिया अजरबैजान पर हम बने रहेंगे, लेकिन LAC पर चीन का नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। PLA ने पोस्ट किया है पेंटेड बलून्स का फोटो। पेंटेड बलून्स की फोटो सामने आई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए LAC पर एक और बड़ी साजिश, किस तरह से चीन प्रोपेगेंडा फैलाने में पीछे नहीं हट रहा है। तस्वीरें देखिए। ये पेंटेड बलून्स है जिनको रॉकेट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन। गुरमीत जी, अब क्या कहें? आप चीन की बात कर रहे थे, प्रॉक्सी वॉर की, ये तो प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हैं। पेंटेड बलून्स हैं जिनको वो रॉकेट की तरह पोर्ट्रे कर रहा है।
गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो चाइना है, इसकी जो टैक्टिक, स्ट्रेटजी और काम करने का तरीका है, वो प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉर के ऊपर में ही है। जिस प्रकार इसने एलएसी के इलाके में लाउड स्पीकर्स लगाए हैं, जिस प्रकार से ये झूठ फैलाने की कोशिश करता है, और देखिए इसकी तो जो 15 जून को ही पूरे विश्व ने और भारत ने खास तौर पर गलवान में देखा था कि चाइना सिर्फ धोखा और ट्रेचरी कर सकता है। लेकिन हद है सर, हद है। पेंटेड बलून्स, अरे नहीं है तो मत दिखाओ, आपकी जो ताकत होगी दुनिया देख लेगी जब आप सामने होंगे। लेकिन पेंटेड बलून्स, प्रोपेगेंडा वॉर, खैर इस बात पर हम आगे भी बने रहेंगे, बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया याकूब साहब आपका और आपकी उस ईमानदारी भरी बात का जो आपने यहां पर कहा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,